नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली थी और आद्य ऐतिहासिक काल आप लोग जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई C14 कार्बन विधि के द्वारा। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। तो दोस्तों, अब वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किसने किया, इस बारे में हम लोग पहले जानकारी करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वैदिक काल जो था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इससे बनते हैं। वैदिक काल जो था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों, अब जो वैदिक काल था उसको तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया कि एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आगे अब देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी इसका विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में आप लोगों ने देखा कि वैदिक सभ्यता का विकास 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता चली। तो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। तो दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ और इसके बारे में बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य कहाँ से आए और ये कहाँ के मूल निवासी थे, इस टाइप से। तो सर्वमान्य मत मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना, या कहीं कहीं लिख के आ जाता है कि एशिया माइनर। तो दोस्तों, मैक्स मूलर जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना और बहुत से विद्वान हुए हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य भारत में तिब्बत से आए थे। आर्य जो थे भारत में वो तिब्बत से आए थे, ये महर्षि दयानंद जी का मत है। और उसके बाद में कहा जाए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो थे वो भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मत के अनुसार आर्य भारत में तिब्बत से आए थे। और लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो मैक्स मूलर का है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया या एशिया माइनर से आए थे। उसके बाद दोस्तों, जो आर्यों की सभ्यता थी, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों वो नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब दोस्तों, वैदिक शब्द कैसे बना है। तो दोस्तों, वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका शब्द वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता जो थी वो दोस्तों पितृसत्तात्मक थी। और आपने सिंधु सभ्यता के बारे में जब जाना था तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। उसका रीजन दोस्तों यही था कि मात्र सत्तात्मक, कि सिंधु सभ्यता में जो अवशेष मिले थे वो मात्र देवी की मूर्तियों के ज़्यादा मिले थे, इसलिए
अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मातृ सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक थी। अब दोस्तों इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। दोस्तों वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, हम सिंधु घाटी सभ्यता को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, उस आपको याद, जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें व्यवसाय का प्रमुख वो था कि व्यापार था, साधन था, और वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। दोस्तों आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ही अज्ञात कहीं लिख के आता है और कहीं भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक, इस टाइप से जो भी लिपि थी पढ़ी नहीं जा सकी, और हमने इसके बारे में विस्तृत बताया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाके उन क्लासों को भी देखें। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ज्योग्राफी मानचित्र के द्वारा विश्लेषण किया जाता है और CDP बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, और उसके बाद में UPSSC PET के टॉप 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला भी चलाई जा रही है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चलाए जा रहे हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। और वैदिक सभ्यता जो कहा जाए या आर्यों की जो सभ्यता थी उसके वो पितृ सत्तात्मक थी। उसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता को डिवाइड किया गया था। तो ऋग्वैदिक काल का पीरियड जो था वो 1500 BC से 1000 BC। दोस्तों BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब दोस्तों ईसा पूर्व। और इसका दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक कार्य यह हुआ कि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई। दोस्तों इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। उसके बाद दोस्तों हम आगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ऋग्वेद जब हम अगली क्लास में वेद पढ़ेंगे तो उसके बारे में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल का पीरियड था वो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो उत्तर वैदिक काल में किसका विकास हुआ? जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों 2 ग्रंथों की रचना हुई, रामायण, महाभारत। आप लोग जैसा जानते हैं कि रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के लेखक वेदव्यास जी हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेदों के संकलन करता, दोस्तों 4 वेद हैं। एक वेद ऋग्वेद का जो कहा जाए ऋग्वेद का लिखा गया वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। लेकिन इनका संकलन किसने किया? तो दोस्तों इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने किया। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। उसके बाद दोस्तों इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जान लेते हैं, और कल हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। बहुत ध्यान से देखना, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। दोस्तों आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे ये श्याम अयस्क कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में लोहे को क्या कहा जाता था या तांबे को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क और लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। अभी एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अयस्क शब्द का यूज कहाँ किया गया है? तो वैदिक सभ्यता में। तो दोस्तों लोहे को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। और दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दोस्तों वैदिक सभ्यता में दूर दूर तक जो व्यापार करने के लिए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पणि। दोस्तों व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था। लेन देन में कैसी प्रणाली प्रचलित थी? तो दोस्तों लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उसके बाद दोस्तों
स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। दोस्तों यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, पति के साथ यज्ञ कार्य में, यज्ञ यहाँ पर होगा, यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। उसके बाद अगला है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वृक्षों से बनाया जाता था। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। दोस्तों क्योंकि अभी हम लोग जब प्राचीन इतिहास के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे गुप्त वंश और जितने भी वंश हैं, मौर्य वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, तो उनके आंसर अलग अलग होंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में ये जरूर आगे लिख लें कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू। दोस्तों जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक काल या कहा जाए वैदिक सभ्यता में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और आप ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ये सभी जो विदुषी स्त्रियां हैं। और दोस्तों आप लोग एक चीज ये देख लेना, विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। उसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी। इसके भी साक्ष्य ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इसका भी, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी। और दोस्तों वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद आगे देखते हैं, सभा एवं समिति को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दोस्तों सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन आया था कि सभा एवं समिति का वर्णन किस वेद में है। तो क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जाते हैं, सभा एवं समिति का वर्णन किस वेद में है। जब हम वेद पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं कि सभा एवं समिति का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में इसका आंसर बहुत से लड़के ऋग्वेद लगाते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल थी। आर्यों का समाज कैसा था दोस्तों, पितृ प्रधान था। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। और इसका मुखिया, जो परिवार या कुल होता था, इसका मुखिया पिता होता था। और इसे कुलप कहा जाता था। दोस्तों इसे कुलप कहा जाता था। जो परिवार का मुखिया पिता होता था, पहली बात तो यह है कि परिवार का मुखिया पिता होता था और इसे कुलप कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और आदि। दोस्तों उस टाइम मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि थे। और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि आर्य जो थे किस टाइप के कपड़े पहनते थे और कितने प्रकार के पहनते थे, और अंदर कपड़े पहनने वाले को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का यूज करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उषडीस। उषडीस दोस्तों, वास, अधिवास, उषडीस। और अंदर जो कपड़े पहनते थे आर्य लोग, अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीव कहा जाता था। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था, नीव। अब दोस्तों वैदिक सभ्यता में जो नदियाँ थी उनके आधुनिक नाम क्या हैं और वैदिक सभ्यता में क्या नाम थे, उनके बारे में जरूर जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में वितस्ता जो नदी थी, वर्तमान में उसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता में जो वितस्ता नदी थी उसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता था। अगर कहा जाए तो चिनाब नदी का पूर्व नाम अस्किनी था। चिनाब नदी का पूर्व नाम अस्किनी था। और रावी नदी का पूर्व नाम पुरुषुड़ी था। रावी नदी का पूर्व नाम पुरुषुड़ी था। और गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों गंडक का पूर्व नाम सदानीरा। दोस्तों ये अगर कहा जाए तो वर्तमान नाम और ये पूर्व। तो झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषड़ी और गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। व्यास जो वर्तमान में व्यास है उसे विपाशा के नाम से जाना जाता था। और सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। दोस्तों कहा जाए तो व्यास नदी को, वर्तमान की व्यास नदी, पूर्व में इसका नाम विपाशा था और सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम
सबसे ज़्यादा प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके आगे इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए। सीधा क्वेश्चन आता है कि ऋग वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र का स्थान किसने ले लिया था? प्रजापति दोस्तों। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। दोस्तों ऋग वैदिक काल में वर्ण जो होते थे वो व्यवसाय पर निर्धारित होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगे थे। और वर्ण आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल होता है उसको हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। दोस्तों ये पिछली यूपी पीटी में पूछा गया था कि हल रेखा को क्या कहा जाता है, तो सीता कहा जाता था दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दोस्तों गोत्र आप जानते होंगे, जो गोत्र होता है उसका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उसके बाद दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। बहुत ध्यान से पढ़ना, पूछा जाता है कभी कभी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कुल वेद कितने हैं दोस्तों? 6। और वेदांगों की संख्या कितनी है? कुल वेद दोस्तों 4 हैं और वेदांगों की संख्या 6 है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, कुल वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में हम लोग वेद के बारे में जानकारी करेंगे, हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल वेद पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपदों का उदय, उसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।